जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि हम उस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके लिए हम सब जानते हैं कितनी शहादतें हुई, बलिदान हुआ, कुर्बानियां हुई, तब जाके आज ये दिवस हम लोग मना रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग फिर आज अपनी उसी क्लास पे वापस आते हैं जहाँ से हमने कल एंड किया था। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो है भाषा के स्वरूप, भाषा के रूप और लिपि, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास वही से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो क्लास हुई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है इस सब्जेक्ट में भी, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो जिसे आप समझ ना पाएँ। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ ऐसी चीज़ों पे हम चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे जिनका किसी भी तरह से प्रयोग हमारी परीक्षाओं में ना हो। तो हम जो भी चीज़ें करेंगे, जो भी पढ़ाएँगे, वो कहीं न कहीं हमारे लिए उपयोगी ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भाषा पे ही अभी चर्चा करते हुए। एक भाषा आपने सुनी होगी, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है और चारों तरफ वो शब्द गूंज रहा है, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अर्थात हिंदुस्तान। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं हिंदुस्तान। तो देखिए, ये जो हिंदुस्तान से हमको याद आता है, एक भाषा हुआ करती थी हिंदुस्तानी, हुआ क्या करती थी है। तो ये जो हिंदुस्तानी भाषा है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो हिंदुस्तानी भाषा, देखो, जो ये हिंदुस्तानी भाषा थी, ये जो है बहुत ही व्यवहारिक और सरल और मिली जुली। किसकी मिली जुली? तो समझने की कोशिश करिए। जैसे हिंदी प्लस अरबी और फारसी, इन सब का जो मिला जुला रूप है, उसी को हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी। और ये जो है उत्तर भारत, उत्तर भारत और पूरे पाकिस्तान में बहुत बोली जाती है। अब देखो, इसकी मैंने चर्चा क्यों की, अब इसका नाम क्यों नहीं आता है? तो देखिए, मैंने जैसा कि बोला, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, ठीक है। और इसको हमारे देश की राजभाषा बनाया जाए, ऐसी भी मांग उठी थी। और किसके द्वारा उठी थी? तो कभी कभार इस तरह का सवाल आ जाता है, तो अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदुस्तानी, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये मिली जुली भाषा थी हिंदी, अरबी और फारसी की, और उत्तर भारत और संपूर्ण पाकिस्तान में ये बोली जाती है। अब अगर हम
बताए इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे विशेषताएं, क्योंकि हर भाषा की अपनी विशेषताएं हैं, उसी तरह से इसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। क्या है? तो मैंने पहला बोला, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सहज है। सरल का मतलब तो आप समझ रहे हैं, सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है इसको बहुत ही आसानी के साथ समझा जा सके। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं, बड़ी ही सहजता के साथ। अब देखो, ये सरल और सहज है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो ऐसे शब्द हैं जो आम जनता के बीच बहुत ही प्रचलित थे। ठीक है, प्रचलित इसलिए बहुत ज्यादा उनको बोला जाता था, इसीलिए वो सरल हो गए। इसीलिए इसका एक और नाम देखने को मिलता है, वो मिलता है बाजारू। बाजारू का मतलब आम जन की पहुंच तक बड़ी आसानी से पहुंचना। ठीक है, तो इसको बाजारू नाम भी दिया जाता है। साथ ही साथ एक और नाम देखने को आपको मिलेगा, वो जन भाषा। क्या कह सकते हैं हम इसको? जन भाषा। ठीक है, और अगर विशेषताओं की चर्चा करें तो इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे कि ये जो हिंदी साहित्य की भाषा हुआ करती थी और जो उर्दू साहित्य भाषा हुआ करती थी, उन दोनों ही साहित्यों की अपेक्षा ये हिंदुस्तानी बहुत ही सरल और सहज थी। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया, ये मिली जुली संस्कृति का एक प्रतीक थी। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब का एक मिश्रण हुआ करता था। उसके बाद ये एक प्रतीक के रूप में भी कार्य करती है, जो आज भी करती है। आप लोग मूवीज देखते हो, हर एक मूवी में शुरुआत में हिंदुस्तानी, या मूवी के अंदर जब भी कोई सीन आता है और उसमें इस तरह की चीजें होती है, तो आपने देखा है सबसे ज्यादा बार उच्चारण किस शब्द का होता है? तो हिंदुस्तानी। बहुत सारी फिल्मों के नाम भी हिंदुस्तानी के नाम पे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की कसम। तो कहने का मतलब एक प्रतीक के रूप में भी हुआ करती थी। उसके बाद जब राजभाषा पे चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि हम अपनी एक राजभाषा बनाएंगे, तो देखिए इसी हिंदुस्तानी भाषा को राजभाषा बनाया जाए, इसकी वकालत किसने की थी? तो हमारे बापू जी ने की, अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि हिंदुस्तानी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। लेकिन किसी कारणवश, परिस्थितियों को देखते हुए ये चीजें नहीं हो पाई। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इसको राजभाषा बनाने की मांग की गई थी, की मांग रखी गई थी। अब देख, इसके विषय में एक और बड़ा अच्छा वाक्य बोला जाता है कि देखिए हिंदुस्तानी, मैंने बोला बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है,
जनभाषा के रूप में प्रचलित है, जनता के हर वर्ग तक इसकी पहुंच है। अब इसकी स्थिति क्या थी समाज के अंदर? जो हमारा पढ़ा लिखा समाज था, एक ऐसा समाज जो साहित्य वगैरह की रचना करता था, साहित्य को पढ़ता था, वहां पे इसकी अपनी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई साहित्य बहुत अच्छा लिखा गया तो नाम दिया जाता था कि ये पूर्णतया हिंदी साहित्य है या पूर्णतया उर्दू साहित्य है। मतलब हिंदुस्तानी नाम नहीं लिया जाता था, ठीक है। और जब कोई सामान्य सी बात होती थी तो कहा जाता था कि ये हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया, और इसी भाषा में जब विशेष चीज लिखी जाती थी तो कहा जाता था जी ये तो हिंदी साहित्य या स्पेशल उर्दू साहित्य है। मतलब अच्छी जगहों पे इसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान किसी और के नाम से होती थी और सामान्य परिस्थितियों में स्थितियों में इसकी पहचान हिंदुस्तानी के नाम से होती थी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी हिंदुस्तानी भाषा को लेकर के, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भाषा के परिवार, ठीक है। भारत में भाषा के परिवार, देखिए भारत में भाषा के परिवारों पे चर्चा करें। देखो भारत में भाषा के परिवार, तो भारत में भाषा के 5 परिवार आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? पहला परिवार भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार। इस भारोपीय परिवार को इंडो आर्यन परिवार भी कहा जाता है। इंडो आर्यन परिवार भी कहा जाता है, और इस परिवार के सदस्य भाषा में सबसे अधिक हैं, ठीक है। और लगभग 74% भाषा में इसका अपना स्थान है, अर्थात ये सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। भाषा का सबसे बड़ा परिवार, भाषा का सबसे बड़ा परिवार। भाषा का ये सबसे बड़ा परिवार है, और इस परिवार में कौन कौन सी बोलियां हैं तो आइए देखते हैं। इस परिवार में
आपको हिंदी, आपको पंजाबी, आपको संस्कृत, मराठी और गुजराती। ये भाषाएं देखने को मिलेंगी। दूसरे परिवार की मैं बात करूं तो भाषा का जो दूसरा परिवार है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार, और इस द्रविड़ परिवार के अंतर्गत, इस द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं या भाषाएं आती हैं? तो देखिए, पहली चीज तो ये साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, का परिवार है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो द्राविड़, उसके अंतर्गत आपको मिलेगी कन्नड़, आपको मिलेगी मलयालम, आपको मिलेगी तेलुगु, आपको मिलेगी तमिल। ये आपको मिलेंगी। उसके बाद कौन सा परिवार है? तो उसके बाद ये दो परिवार हो गए। तीसरे परिवार की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। ठीक है, कौन सा परिवार है? ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। और ये ऑस्ट्रो एशियाई परिवार जो है ये आपका, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार, ये जो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई परिवार, ये आपके मध्य पूर्व में देखा गया। ठीक है, और मध्य पूर्व में झारखंड और उड़ीसा के पार्ट में इसको देखा जाता है। और बहुत बड़ा इसका, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार नहीं था। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे तो जैसे संथाली, मुंडा, ये भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए, मध्य पूर्व, मध्य पूर्व अर्थात झारखंड और उड़ीसा में ये देखने को मिलता है। और इसमें हमने बोला कि कौन कौन सी भाषाएं, तो एक संथाली भाषा, मुंडा और उड़िया, ये आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद
तिब्बती वर्मी, ठीक है। एक छोटा सा परिवार और है, कौन सा आपका तिब्बती वर्मी, ये जो तिब्बती वर्मी परिवार है, इस परिवार में बात करें तो आपका मिजोरम, मणिपुर और हिमालय वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। लिख देता हूं, मिजोरम, मणिपुर और हिमालय, पूर्वी हिमालय वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र। अब यहां पर कौन कौन सी भाषा आएंगी उनको लिखने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में एक अंतिम परिवार जो है, सबसे छोटा परिवार जो है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा परिवार तो ये हो गया नंबर 1, ठीक है। दूसरे नंबर के परिवार की बात करेंगे तो नंबर 2, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो नंबर 3, फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद अंतिम है जिसका नाम है अंडमानी परिवार, ठीक है। आपने सुना होगा कौन सा परिवार, तो अंडमानी परिवार है, जो वहाँ के स्थानीय जो आदिवासी हैं उनकी अपनी भाषाएं उसमें शामिल हैं, जो कि छोटा है, सबसे छोटा परिवार, ठीक है, अंडमानी परिवार। तो इस तरह से 5 परिवार भाषा के आपने देखे, और उसमें सबसे छोटा परिवार अंडमानी परिवार है, और सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार है। परीक्षा में यही सवाल पूछा जाता है कि भाषा का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, तो आप कहेंगे भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। और हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आप याद रखेंगे हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आते हैं वहां पे जिसको आपने खूब पढ़ा। जब आपने पढ़ाई शुरू की तो वहीं से आपने पढ़ना शुरू किया, जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया वहां से। तो आप जब 10th और 12th में पहुंचते हो लगभग, तब कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, नहीं तो इसके अब भी जब जाओगे तभी वो चीजें पढ़ते हैं। लेकिन आज जिस चीज को हम शुरू करेंगे वो आपने, कहते हैं, बचपन से पढ़ा होगा। जब स्कूल नहीं भी जाते थे तब आपने उन चीजों को पढ़ा, घर में आपको बताया जाता है, आज से अनार, है ना, कात से कबूतर। तो आज हम यही अनार कबूतर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अर्थात आज से हमारी क्लास जो शुरू होगी वो शुरू हो जाएगी वर्णमाला की क्लास, ठीक है। किसकी क्लास, तो आज हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, अभी जो वर्णमाला है तो एक इसकी सिंपल सी परिभाषा है। क्या परिभाषा है, हालांकि परीक्षा में पूछ लेता है। तो हम कहते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जी, बात आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि है यहाँ पे। वो क्या है, वो त्रुटि ये है कि हम इसको ऐसे नहीं परिभाषित करेंगे, हम इसको परिभाषित करेंगे कि वर्णों वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, क्रम को
वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, बहुत आसान है, सबको पता था। उसके बाद देखिए, यहीं पर हम लोग देखेंगे इस वर्णमाला में, इसको आगे पढ़ने से पहले वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सब क्या है? तो देखिए, यहां पे हम बात करें, ये वर्ड जो आए हैं, ठीक है, ये व्यवस्थित क्रम, तो किन चीजों का व्यवस्थित क्रम और ये कैसे बनते हैं? तो वर्ण आप जानते हो, इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? इसका भी एक विकास का क्रम होता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्वनि। क्या पढ़ते हैं? ध्वनि। ठीक है, अब ये जो ध्वनि है, कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि मौखिक रूप में ही, कि ध्वनि कहाँ से आई। तो कहते हैं कि शंकर जी ने डमरू बजाया था पार्वती जी को मनाने के लिए, जब वो रूठ गई थी, उन्हीं की डमरू से निकली ये ध्वनि। उसके बाद क्या हुआ? ध्वनि के बाद हमने देखा वर्ण। ठीक है, ध्वनि के बाद हमने क्या देखा? हमने देखा वर्ण। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं। ध्वनि जो है, वो भाषा का रूप है जो मुख से निकला। समझिए जरा, ध्वनि भाषा का वह रूप है जो मुख से निकला। लेकिन इस ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वो लिखने वाला फॉर्म क्या कहलाता है? तो इस ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करते हैं या लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनियों से मिलकर के ही क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। तो आज वर्ण की आपने एक नई परिभाषा देखी होगी, ठीक है, वो यही परिभाषा है। मैं बात करूं तो ये ध्वनियों के मेल से तो बनता ही है, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है, लिखित रूप क्या है? तो वो है वर्ण। एक और सवाल आता है कि भाषा का मौखिक रूप और भाषा का लिखित रूप, तो यही जवाब होगा। अर्थात ध्वनि को हम कह दें कि भाषा का मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, तो आपसे सवाल किया जाएगा भाषा का मौखिक रूप क्या है? आपका आंसर होगा ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण। और भाषा का भी अगर लिखित रूप बोलेंगे तो वो भी क्या होगा? वर्ण ही होगा। ठीक है, भाषा का भी लिखित रूप। सॉरी, एक चीज और यहाँ पे तरह से सवाल पूछेगा, जैसे ये तो आपको पता ही है, आपसे सवाल करेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, आप इस चीज को समझिए जरा। अगर एग्जाम में आ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और ऑप्शन में ध्वनि दी है, ऑप्शन में वर्ण भी दिया है, तब आप जवाब क्या देंगे? तब आपका जवाब होगा ध्वनि, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा मौखिक या लिखित। ठीक है, उसने ये नहीं पूछा मौखिक या लिखित। और यहीं पर अगर वो पूछ देता कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होता? वो होता वर्ण। ठीक है, तो अब समझिए, भाषा की
सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो वो कौन सी हो जाएगी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, ऐसे ही सवाल आता है। अब देखो, वर्णों के मेल से क्या बनता है भाई? ध्वनि के मेल से बना वर्ण, और वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो वर्णों के मेल से बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बना, और इन्हीं शब्दों का सार्थक रूप, ठीक है, शब्दों का सार्थक रूप, इन्हीं शब्दों का, ध्यान रखिएगा इस चीज को मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा, एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा, एक होता है शब्द, एक होता है पद। ठीक है, तो शब्द या पद क्या है? हैं दोनों ही बातें एक ही। ठीक है, लेकिन जो शब्द होता है, उस शब्द को जब हम अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, तो वो पद कहलाता है। ठीक है, तो मैं ऑब्लिक करके यहाँ पर पद भी लिख दे रहा हूं। अब इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब हम शब्द को क्या कर देंगे, रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन नीचे खींच देते हैं, तो वो पद कहलाता है। और इन्हीं सब का जो है सार्थक रूप, ठीक है, इन्हीं सब का सार्थक रूप जो है वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, सार्थक रूप क्या कहलाएगा? वाक्य। ठीक है, और इसी वाक्य को जिसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भाषा। ठीक है, यहां तक चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आइए, अब हम देखते हैं वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं? ठीक है, 52। आप लोग जानते हो इस चीज को। ठीक है, और इन्हीं 52 में हम बात करें तो दो प्रकार के वर्ण आपको मिलेंगे, एक स्वर और एक व्यंजन, जो अच्छी तरह से आप लोग जानते हो, पढ़ा है। अब हम सीधे सवालों के माध्यम से ही इस पोर्शन को तैयार करवाएंगे, ताकि आपका समय भी ना ज्यादा जाए और चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएं। ठीक है, तो देखिए, इन 52 वर्णों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं ऐसी सी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप बस सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको किताब कॉपी उठाने की जरूरत जीवन में दोबारा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम सीधे चर्चा करेंगे स्वरों पे। ठीक है, किस पे करेंगे? तो हम चर्चा करेंगे स्वर। देखिए, स्वर, तो स्वर की अगर परिभाषा को हम देखें तो क्या बोलेंगे? वर्णों का वह समूह जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, या जिनका उच्चारण करते समय वाग्य यंत्र में कोई भी टकराहट ना हो। वाग्य यंत्र का मतलब जीभ।
तो उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, वर्णमाला को थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिएगा, इनका आप उच्चारण करते रहिए, तभी और बेहतर आप इनको समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। जैसे स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, और ये बिना वाग यंत्र के टकराने से उच्चारित होते हैं। इस तरह से कौन कौन से हैं तो आप जानते हो, अ, इ, उ। अब आप इनको उच्चारित करिए। जीभ आपके मुंह के अंदर जितनी भी चीजें हैं कहीं पर भी टकराएगी नहीं। आप उच्चारण करके देख लीजिएगा। तो देखिए स्वर क्या होते हैं, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण वाग्य यंत्र, वाग्य यंत्र क्या होता है? आपकी जीभ, ठीक है, वाग्य यंत्र अर्थात जीभ से टकराए बिना होता है। टकराए बिना होता है, ठीक है। और क्या सवाल आता है? इनकी संख्या कितनी होती है, मूल रूप से कितने होते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो मैं लिख देता हूं, वैसे आपको पता है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आ। ठीक है, इतने आप लिखे हुए देखते हो, 13, ठीक है। अब समझो जरा, हमने यहां पर क्या लिखा, ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। अब अगर ये स्वतंत्र हैं तो इनमें से दो ऐसे स्वर हैं जिनमें कोई और वर्ण भी छिपा हुआ है। वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके अंग और आह। और अंग और आह में हा की ध्वनि छुपी हुई है। किसकी ध्वनि छुपी हुई है? हा, ठीक है। तो ये स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया, अयोगवाह। क्या नाम दिया गया? अयोगवाह। अर्थात आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आप ना तो स्त्री हो और ना ही पुरुष। कभी भी इनके अनुसार वाक्य नहीं बनता है, ये वाक्यों के अनुसार ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। अच्छा, यहां पर अब कितनी संख्या बची? देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 निकल गए तो कितने बचे? 11। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। वहीं पर अगर थोड़ा सा और मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पर अगर हम री को देखें तो ये भी तो स्वतंत्र नहीं दिख रही है ना, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं दिख रही है। लेकिन इसको अभी हाल फिलहाल काउंट किया जाता है, किसमें? स्वरों में। तो देखिए स्वरों की संख्या की बात कर लें तो संख्या कितनी है? तो इनकी
कुल संख्या है 11। कितनी है? कुल संख्या 11। ठीक है, अब देखो एक सवाल और आता है, मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर कौन से होते हैं? तो देखो मूल स्वर अ, इ, उ और री, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या भी पूछी जाती है और वो कौन से हैं ये भी पूछा जाता है, और इनको ह्रास स्वर भी कहा जाता है, एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहीं पे मैं अगर मैं बताऊं तो मूल स्वर जो है वो कौन से हैं, वो उनकी संख्या कितनी है, तो वो 4 हैं मूल स्वर। देखो ये है कुल, ठीक है, मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या है 4। ये 4 कौन से हैं? देखिए मूल स्वर की संख्या कितनी मैंने बताई आपको, 4 4। ये 4 कौन कौन से हैं? तो ये 4 हैं आ, इ, उ और री। ये 4 मूल स्वर हैं। ठीक है, ये 4 कैसे स्वर हैं? तो मूल स्वर हैं, और इन्हीं को ह्रास स्वर भी कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पे सवाल बनता है, जैसा मैंने आपको बताया, आपसे कहेगा वो वर्ण जिनका उच्चारण वाग्य यंत्रों में टकराने बिना किया जाता है, कौन से स्वर हैं? वो वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 11। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। वो कौन कौन से हैं मैंने आपके सामने लिख दिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ मात्राएं तो दिखती हैं और कुछ मात्राएं नहीं दिखती हैं, ऐसा भी तो होता है। ठीक है, पर मात्राएं सभी की होती हैं, मात्राएं सभी की होती हैं, लेकिन कुछ की दिखती हैं कुछ की नहीं दिखती हैं। तो देखिए सबकी मात्राओं की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बड़ा की मात्रा हो गई, ठीक है, ये छोटी की मात्रा हो गई, ए बड़ी की मात्रा हो गई, ये छोटा ऊ की मात्रा हो गई। और ध्यान दीजिएगा, लोगों को छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में ही फर्क नहीं पता होता है। तो ये पूंछ की तरह गोल घूमी हुई जो है, ये मात्रा है किसकी? तो ये मात्रा है बड़ा ऊ की। अब आप ध्यान रखिएगा, इन चीजों को रखेंगे ध्यान, आप अब आज से नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब इलाहाबाद कोचिंग आपको रटाने के लिए नहीं आई है, आपको समझाने के लिए आई है। आप बस अपना समय दीजिए और समझते रहिए। ये री की मात्रा हो गई, ये ए की मात्रा हो गई, ये एक मिनट, ठीक है। तो आप लोग जो है इन चीजों को अच्छे से देखिए मात्र और समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधा सवाल आता है, वो कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है? ठीक है, तो वो स्वर, देखिए मैंने रेड लाइन के अंदर उसको नहीं किया, अर्थात कौन सा हो गया? तो वो स्वर हो गया छोटा आ। ठीक है, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, स्वर समझ गए होंगे, और आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे। कल मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा
और व्यंजन पढ़ाने के साथ अभी स्वर में और भी चीजें हैं, ठीक है। ह्रास स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, और ओष्ठ आकृति के आकार पे स्वरों के प्रकार कितने हैं, जीव के अनुसार स्वरों के प्रकार कितने हैं, मुख आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं, गूंज या नाद के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं, सगोश अघोष आप लोग समझते हो, श्वास श्वास के अनुसार कितने हैं, तो आप अल्प प्राण महाप्राण। और देखिए स्टूडेंट बहुत गलती करता है सघोष में, अघोष में, अल्प प्राण में, महाप्राण में। मैं आपसे वादा नहीं करूंगा, मैं दावा करता हूं इस चीज का कि कल जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो जीवन में कभी सघोष अघोष अल्प प्राण और महाप्राण को नहीं भूलेंगे, ठीक है। बस आप लोग अपने समय पर क्लास में ज्वाइन हो जाइए, और भी लोगों को ज्वाइन करिए, और कोई नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आकर के एडमिशन ले लें, क्योंकि ये सुनहरा अवसर बार बार नहीं आएगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना समय दीजिए और स्क्रीन पर आ रही चीजों को देखिए, और सर लोगों के माध्यम से बोली जा रही चीजों को सिर्फ सुनने का काम करिए। बहुत हो गया रटना रटाना, लिखना लिखाना, अब बस समझना है और अपनी मंजिल को पाना है। एक बार फिर से सभी बच्चों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और इसी तरह से इलाहाबाद कैंपस कोचिंग से जुड़ते रहिए। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।